हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेटर पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और ये टॉपिक जो है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। सबसे पहले दिया गया है किसी आवेशित वस्तु में संचित ऊर्जा, अर्थात कोई वस्तु है और उस वस्तु में कितना ऊर्जा जो है संचित रहता है ऑलरेडी, उसी के बारे में हमें जिक्र करना है और उसके ऊर्जा को हमें ज्ञात करना है। तो आइए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देखें और इसमें बताया गया किसी आवेशित वस्तु में संचित ऊर्जा जो है हमें निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक वस्तु की कल्पना करते हैं और जो भी बात हम बोलने जा रहे हैं उसको आप नोट भी करेंगे। माना कि कोई वस्तु है जिसका धारिता C है। मान लीजिए, माना कि कोई वस्तु है जिसका धारिता C है और Q आवेश दिया जाता है। स्मॉल q लिखेंगे, इसे स्मॉल q आवेश दिया जाता है तो इसका विभव बढ़कर V हो जाता है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं कि माना कि कोई गोलीय वस्तु या कोई वस्तु है जिसकी धारिता C है, इस पर Q आवेश दिया जाता है तो इसका विभव बढ़ करके V हो जाता है। और ये बात जब हम लोग जाने तो सबसे पहली बात कि धारिता का फार्मूला आता है, और धारिता का फार्मूला इसके पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं। क्या होता है, तो C बराबर Q बाई V। ध्यान रखेंगे, आपके पास फार्मूला मिला C बराबर में Q बाई V। अब रही बात कि यहां से हम और भी तरीके के फार्मूला जो है बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें V का वैल्यू निकालना हो, Q का वैल्यू निकालना हो, अगर मान लीजिए कि V का वैल्यू निकालना हो तो V को यहां लेके चलते हैं, तो V बराबर में हो जाएगा Q बाई C। ध्यान रखेंगे, ये ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। चलिए, हम लोग के सामने यहाँ पे इक्वेशन मिल गया और इन दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 समझते हैं। अब यहां आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अब यहां लिखना है आपको कि यदि dq आवेश, dq का मतलब स्मॉल dq लिखेंगे ऐसे, dq, यदि स्मॉल dq आवेश अनंत से इस वस्तु पर लाया जाए तो किया गया कार्य dw प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है जी? dw प्राप्त होता है। जब dw प्राप्त होगा कार्य, तो उसी कार्य का हमें समीकरण लिख लेना होगा। dw बराबर, तो कार्य यानी कि आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और यहां बल के बदले आपका विभव काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा विभव V हो गया, और विस्थापन यानी कि हम कौन से चीजों को लेकर के आ रहे हैं, तो लेके आ रहे हैं dq, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे dq। जब dq लेके आए हैं तो इसीलिए आपका dw कार्य हुआ है, क्योंकि हम छोटा वैल्यू लेके आएंगे तो छोटा कार्य होगा, क्योंकि d का मतलब हम आपको पहले भी बताए, अब भी बताएंगे कि d का वैल्यू छोटा होता है, यानी d का मतलब छोटा होता है। अब देखिए, dw बराबर में v इंटू dq मिल गया, लेकिन आपको पता है यहां से देख सकते हैं समीकरण 1 से, यही चीज आपको लिखना होगा समीकरण 1 से, और समीकरण में 1 में दिया गया है क्या चीज, तो देखेंगे dw और v का वैल्यू यहां पे दिया गया है q बाई c, तो रखिए यहां पे q बाई c, और यहां dq है तो dq। इसे आप मान लीजिएगा इक्वेशन 2। तो ये आपका इक्वेशन 2 रहा। अब क्या है कि यहां से हमें 2 टर्म्स निकालने के लिए बोला जाता है। अब आपको कौन से टर्म्स निकालने हैं, इस बातों को थोड़ा सा समझना है। सबसे पहली बात, एक बार फिर मैं रिपीट करके दिखाता हूं, आवेशित वस्तु में संचित ऊर्जा हमें निकालनी है, संचित ऊर्जा। लेकिन यहां से आप 2 वस्तु कौन कौन से निकाल सकते हैं,
तो एक अल्प ऊर्जा निकाल सकते हैं और दूसरा कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं। दोनों कंडीशन को हम लिख देते हैं नोट के माध्यम से। पहला के लिए अल्प ऊर्जा, अल्प ऊर्जा, तो मान लीजिए कि अल्प ऊर्जा अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे? अल्प ऊर्जा निकालने के लिए यहां पे लिख देते हैं, उस बात को समझ लीजिएगा। समीकरण 2 को आधा करते हैं। कितना कर देंगे जी? आधा कर देंगे, यानी कि इस चीज का हम लोग क्या कर देंगे? आधा, यानी कि dw बराबर में q बाई सी इंटू डी क्यू बट्टा में 2। इसी को सॉल्व कर देंगे, जो भी वैल्यू हमें मिलेगा इक्वेशन ए मिलेगा, और ये चीज हमारा अल्प ऊर्जा होगा। परंतु मैं आपको यहां नोट के माध्यम से निकाला और इसको मैं एक बार यहां राउंड अप करके फिर से बता दे रहा हूं कि हमें निकालना है कुल संचित ऊर्जा। इसलिए इस टर्म्स को, इतना दूर वाले टर्म्स को आप इसमें नोट ना कीजिएगा। हमें कुल ऊर्जा निकालना है। आइए एक ही बार बढ़िया से कुल ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। बोर्ड को थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें कुल ऊर्जा निकालनी है, और इस कुल ऊर्जा निकालने के लिए क्या किया है कि फिर से उस टर्म्स को हम नोट करके रखे हैं। जो उसकी जरूरत पड़ेगी सामने सामने रहेगा और थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा, समझने में थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा आपको। देखिए यही आपका वस्तु है। इस समीकरण को जो हम लोग 1 माने थे और ये जो समीकरण आप 2 माने थे, जैसा कि आप अपने कॉपी पर नोट किए होंगे। देखिए तो अब यहां समीकरण 2 की सहायता से ही हमें क्या करना है जी? कुल ऊर्जा निकालना है। कैसे? देखिएगा, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 आपका दिया हुआ है dw बराबर q बाई सी इंटू डी क्यू। और एक बात सबसे पहली जो जरूरत वाली चीज है, मैं आपको जब से फिजिक्स शुरू किया हूं तब से आपको बार बार ये रिपीट करते आया हूं कि जब भी आपका कुल ऊर्जा निकालनी होगी तो उसका हम क्या करते हैं जी? इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। देखिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे dw और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका q बाई सी इंटू डी क्यू मिलेगा। परंतु यहां हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं। कहां से कहां तक? यानी कि लिमिट लगा देते हैं। यहां देखिए 0 से इसका w तक, और यहां आपका 0 से कैपिटल Q तक। चलिए इंटीग्रेशन शुरू किया जाए। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर यह किसी के सापेक्ष नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है तो d से इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाता है, केवल w मिलेगा। और w का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हम लोग कर रहे हैं जी? 0 से w तक, ये लिमिट की है। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे, अब क्या है कि यहाँ 1/c, यानी कि c जो है कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट है ना जी, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो 1/c बाहर क्यों? क्योंकि हम लोग कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं निकालते हैं। अब आपके सामने बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में q 0 से कैपिटल Q तक इंटू डी क्यू। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि जो कुछ भी वैल्यू जब हम इंटीग्रेशन निकालने के बाद जब ये बड़ा कोष्ठ के अंदर आता है तो उसके जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ रखिए, तो यहाँ हो जाएगा w माइनस 0। इसके बाद देखेंगे 1/c है तो 1/c, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ देखिए ना, ये q जो है q के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया गया है। तो जब भी सापेक्ष इंटीग्रेशन किया जाएगा तो उसके लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, x के पावर n वाला फॉर्मूला। तो x के पावर n वाला जब फॉर्मूला होता है तो उसमें फॉर्मूला आपको पता होगा इंटीग्रेशन में कि पावर में एक जोड़ दिया जाता है और उसी चीज से भाग दे दिया जाता है। कैसे? यहां देखेंगे तो सबसे पहली बात, q के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा q के पावर 1 प्लस 1 अब बट्टा में 1 प्लस 1, और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? 0 से q तक। अब किसी के मन में ये ख्याल ना आए कि ये dq कहां गया, तो ध्यान रखेंगे ये q के सापेक्ष जब होता है तो ये फार्मूला को फॉलो होने लगता है, यानी कि पावर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 वाला वैल्यू पर। अब इसके बाद देखिए w में से 0 घटेगा, कितना बचेगा? w बराबर 1/c, और यहां देखिए ना क्या हो जाएगा जी? तो यहां हो जाएगा q² बट्टा में 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो w रहेगा और यहाँ 1/c q² 2, ऐसा कंडीशन आपको मिला हुआ है।
अब इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सजा लेते हैं, सजाते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, एक चीज की यहां तो सबसे पहले हम लोग को लिमिट रखना होगा। ये चीज जो लिमिट हम लोग यहां लेते आए हैं 0 और यहाँ पे q, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको वैल्यू को रख करके सजाएंगे। देखिए यहाँ w तो w हो गया, अब यहाँ 1/c कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए अब इसमें भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2 है, उसको बाहर कर लेते हैं। तो यानी कि बाहर हो जाएगा गुणा में 1/2 और अंदर में क्या बचेगा, केवल q²। तो यहाँ q² और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से q तक। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 1/2c हो जाएगा। और यहाँ हम आपको बताए थे कि एक बार अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट, तो रखिए वैल्यू, यानी कि अब यहाँ पे आपका हो जाएगा q² और माइनस 0 का स्क्वायर। तो w बराबर में 1/2c और इंटू q² में से 0² घटाएंगे तो कितना बचेगा, q² बचेगा, q²। अब क्या करते हैं कि इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा कीजिएगा तो w बराबर में q² और बट्टा में 2c। बहुत ही आसान तरीका से ये आपका निकल चुका है इक्वेशन नंबर 3। यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसके आगे के टर्म्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे कहने का अर्थ है कि हम स्टार्टिंग में जो बताए थे उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे है ऑलरेडी, जैसे कि इस फिगर में हम लोग देखे थे तो स्मॉल q था और स्मॉल q के साथ हम लोग का फार्मूला c बराबर में q/v था, स्मॉल q के साथ। लेकिन अब हम हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद से कैपिटल Q आ चुका है, इसलिए अब यहाँ समझ देंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए c बराबर में कितना मिलेगा जी, कैपिटल Q/v। लेकिन जब c बराबर कैपिटल Q/v मिला तो इस टर्म्स को अगर हम आगे समझें, यानी कि ये तो अगर आपका मिल ही रहा है, लेकिन अगर हम यहां पर q का वैल्यू निकाले, यहां से q का वैल्यू निकाले तो यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, v यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि c भी हो जाएगा। और इसी की जरूरत हमें वहां पर है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे हम जानते हैं, और आप क्या जानते हैं इन चीजों को गौर करिएगा। ये चीज कि q बराबर cv, इसको लिखिएगा यहाँ पे q बराबर cv। और जब q बराबर cv लिखते हैं तो इसको समीकरण से लिखिएगा, समीकरण 3 से क्या दिया गया है, w बराबर में q², तो q² में क्या है, q बराबर में cv, तो यहां रख लेंगे cv का स्क्वायर। अब बट्टा में यहां इसका बट्टा करेंगे तो यहां पे 2c है तो 2c रख लेते हैं। अब हम आगे सॉल्व करें तो w बराबर में यहां देखिए तो दोनों का स्क्वायर है तो हो जाएगा c² v² अब बट्टा में यहां पे 2c। तो इस तरह से अब आपका c से एगो c² कट जाएगा, यानी कि हमको क्या मिलने वाला है, तो w बराबर में आपको मिल गया cv² बट्टा में 2। तो इसे आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। इसका एक और कंडीशन हमें समझना है, थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर करते हैं और आगे उसको भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग समीकरण 4 हम लोग को मिल चुका है, w बराबर cv² बट्टा 2। अब इसको थोड़ा सा आगे हम समझने का प्रयास करेंगे समीकरण 4 से। क्या समीकरण 4 दिया हुआ है, w बराबर cv² बट्टा 2। हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा लगने के लिए यहां से 1/2 को पहले कर लेते हैं, यानी कि 1/2 cv²। इससे आपको थोड़ा सा फायदे भी होने वाले हैं। अब क्या करते हैं कि w यहां लिख देते हैं हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं आप, अब ये चीज लिखना होगा c बराबर q/v, c बराबर q/v, ये चीज आपको लिखना है। और उसके बाद समीकरण 4 वाले वैल्यू को रखना होगा आपको, ये चीज वाला w बराबर 1/2 cv²। तो देखिए w बराबर में 1/2 और c, तो c का वैल्यू कितना है, q/v, तो रखिए q/v इंटू v² का v²। तो एगो v से एगो v कट जाएगा यहाँ पे,
तो W बराबर में कितना मिलेगा 1/2, यहाँ पे Q और यहाँ पे आपका V, यानी कि हमें फॉर्मूला मिला 1/2 QV। इसे मान लीजिएगा इक्वेशन 5। और अंतिम निर्णय में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो ये आवेशित वस्तु में संचित ऊर्जा की बात हम लोग कर रहे थे, तो वह संचित ऊर्जा निकल करके आया था, वह मुख्य रूप से आपका ये इक्वेशन 3 ही था। इतना भी आप सॉल्व करते हैं तो आपके परीक्षा में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये जो दो हम आपको बताए हैं ये टर्म्स एंड कंडीशनर है, यानी कि ये थोड़ा सा और भी इसको बेहतर बनाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई टीचर जो एग्जाम चेक कर रहे होंगे तो नंबर काटने की संभावना जो है कम रहेगी अगर ये आप पूरी टोटल को सॉल्व करते हैं तो। आशा करता हूं कि अब तक जो भी बात हमने बताए हैं तो आपको समझ में आया होगा, और हम लोग इसके टर्म्स को, इसके कंडीशन को, यानी कि हम और भी इसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे यही अब विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।